नमस्कार, चुनाव इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें इस बयान के लिए आड़ो हाथों लिया कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो देश में आग लग जाएगी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक चुनावी सभा में कहा कि उन्होंने 60 साल देश पर शासन किया और सत्ता से केवल 10 साल बाहर रहने के बाद देश में आग लगने की बात कह रहे हैं। पीएम मोदी ने यह पूछा कि क्या ये लोकतंत्र की भाषा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ऐसे लोगों को सजा दें और चुन चुन के साफ कर दें। उन्होंने कहा कि आपातकाल की यह मानसिकता है जो लोगों को जनादेश के खिलाफ भड़का रही है। क्या खेल चल रहा है? हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है, लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अब आपको सुना देते हैं 31 मार्च को राहुल गांधी ने क्या कहा था, जिस पर आज पीएम मोदी ने तीखा हमला बोला है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उत्तरी बंगलुरु लोकसभा सीट के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडी गठबंधन को परिवारवादियों का गठबंधन करार दिया। उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के बीच कोई मुकाबला नहीं है। शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कभी छुट्टी नहीं लेते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी गर्मियां शुरू होते ही विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच कोई मुकाबला है ही नहीं। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डीके शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं। मगर मैं जानता हूं कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। मैं मोदी जी के साथ 40 सालों से काम कर रहा हूं। 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने वाला पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया है। 23 साल तक हर पल भारत के लिए काम करना, एक दिन की छुट्टी नहीं लेना। और दूसरी ओर राहुल बाबा गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं। हर 6 महीना कांग्रेस पार्टी इनको ढूंढती रह जाती है। कोई मैच ही नहीं। पूरा देश आज एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रामनगरा में रोड शो किया है। इसमें जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। अमित शाह आज पूरे दिन बैठ के भी करते रहे। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी के भीतर उभरे विद्रोह को शांत करने में वे कामयाब हुए हैं। उन्होंने कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा से बात की, जिन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया है। गृह मंत्री ने उन्हें दिल्ली मिलने के लिए बुलाया है। इसके अलावा मांडिया से निर्दलीय सांसद सुमन लता अम्बरीश से भी उन्होंने बात की और उन्हें एनडीए का उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के शहडोल में रैली की और कांग्रेस पर अपने राज में महिलाओं, युवाओं और आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। एक दौर आपने कांग्रेस का वो भी देखा है जब महिलाओं की उपेक्षा हुई, जब आदिवासियों के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, जब युवाओं की आकांक्षाओं के बारे में कभी भी किसी ने सोचा नहीं, किसान को दरकिनार किया गया। वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। और आज हमने वो भी दौर देखा है जब महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को ताकत दी गई, युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लगे और उसी तरीके से गांव गरीब के विकास में हर तरीके का योगदान हुआ। यह भी हम लोगों ने देखा है। टीवी कलाकार और रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अरुण गोविल ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ थे। अरुण गोविल को अब भी बहुत सारे लोग उन्हें नेता के तौर पर नहीं बल्कि रामायण में राम के किरदार में ज्यादा देखते हैं। मेरठ में मंगलवार को अरुण गोविल के रोड शो का नजारा कुछ इस तरह का रहा। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के आदरणीय डिप्टी सीएम साहब। रोड शो से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मेरठ के 3 बार के सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल भी उनके साथ रहे। लेकिन नामांकन के बाद मीडिया में विजुअल लेने की होड़ और लोगों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। अरुण गोविल ने कहा कि मेरठ से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ कुछ लेने तो आया नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने ओपनली ये कह दिया, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ अपने जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जन्मभूमि है मेरी एक, तो मैं इसे अगले कुछ सालों के लिए अपनी कर्म भूमि बनाना चाहता हूँ जब तक कि मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के लोगों के कष्टों को, ये सब जो भी है
जो भी मैं कर सकता हूँ, जो मेरी सामर्थ्य में होगा, वो मैं जरूर करूंगा। अरुण गोविल को पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। 3 बार यहां से सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल से पूछा कि क्या कोई मलाल है, तो उन्होंने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया। इस हंसी के पीछे दर्द तो नहीं है? नहीं, कोई दर्द नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि हमेशा पार्टी का ये अधिकार होता है उसका। उसके बाद अनेक विकल्प होते हैं। उसकी दृष्टि में केवल मेरिट नहीं होता, उसकी दृष्टि में पूरा प्रदेश देश होता है। पार्टी के हित में, देश के हित में जो उचित समझा वो निर्णय किया है। अरुण गोविल के खिलाफ सपा ने अतुल प्रधान को उतारा है। अतुल प्रधान सरदना से विधायक हैं, लेकिन क्या लोगों के बीच नेता और नेता से ज्यादा राम के तौर पर पहचान बनाने वाले अरुण गोविल के बीच मुकाबला है? इस पर महिलाओं ने क्या कहा? आपने तो देखा होगा उस समय रामायण में राम के किरदार को, तो अभी अरुण गोविल जी को देख के क्या आपके मन में महसूस ऐसा होता है कि उसी रूप में आज भी साक्षात जैसा पहला हम देखते थे उसी रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। सियासी नेता के तौर पर देखती हैं कि वही 1957 में रामायण जब देखती थी तब उसी नहीं वो तो अलग जो पार्ट मिलता है बाहर निकल आए, उस सभी से बाहर। अच्छा, उसके आधार हम तो चाहते हैं कि वो मतलब एज अ नेता के रूप में भी वही रूप लेके और वैसे वही आदर्शवादी बन के हमारे देश के लिए भी करें, मतलब हमारे लिए करें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप सभी लोग कि समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। कोई समाजवादी पार्टी के घर की महिलाएं, बच्चे, वो क्या इनके बारे में देख के सोचेंगे कि वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? उस बारे में नहीं हम बता पाएंगे। अच्छा, हमारे लिए सब बराबर है, जो अच्छा करे वो बेस्ट है। अरुण गोविल की वजह से मेरठ की सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। बीजेपी ने संगठन की ताकत अरुण गोविल के लिए झोंक रखी है, लेकिन सपा की सियासी चुनौती भी आसान नहीं है। दर्शकों को अगर हम बताएं अपने, तो अरुण गोविल, उनके जो पिता हैं नगर निगम में यहाँ पर नौकरी करते थे और उसके बाद में वो सिनेमा जगत में आ गए और रामायण के किरदार से वो देश विदेश में लोकप्रिय हो गए। और अभी भी उस छवि को जो भगवान राम की उन्होंने किरदार निभाया था, उस किरदार से अभी भी तमाम सारे लोग उनको बाहर नहीं देख पा रहे हैं। एक सियासी नेता के तौर पर अभी भी लोग उनको नहीं देख पा रहे हैं। और अब इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस लोकसभा सीट पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरठ से सुशील राठी और श्याम परमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर लगा दिया है। सारण से आरजेडी की लोकसभा उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी प्रचार कर रही हैं। आज उन्होंने सोनपुर इलाके में रोड शो किया, जिसमें हजारों आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी। लोगों ने रोड शो में रोहिणी आचार्य पर जमकर फूलों की बारिश भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सारण की जनता का प्यार है। ऐसा ही प्यार मेरे माता पिता और भाई को भी मिला, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे भी मिल रहा है। मैं इनका ऋण नहीं चुका सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता की सेवा करूंगी। और 2 बार के बीजेपी सांसद अजय निषाद आज कांग्रेस में शामिल हो गए। निषाद को कांग्रेस बिहार के मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़वा सकती है। उधर पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को चुनाव लड़ाए जाने के सवाल पर कांग्रेस अगले 1 या 2 दिनों में फैसला ले लेगी। कांग्रेस ने कहा कि पप्पू यादव को लेकर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर से क्या अजय निषाद कांग्रेस उम्मीदवार होंगे? वो 2 बार बीजेपी से सांसद रहे। पिता इसी सीट से 4 बार लोकसभा चुनाव जीते। बीजेपी ने इस बार इनका टिकट काटकर राजभूषण निषाद को दे दिया। अजय निषाद ने इसे अपने साथ छल बताते हुए कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। पार्टी ने जिस उम्मीदवार को मैंने 4,10,000 वोट से चुनाव हराया था, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट के दे दिया। तो कहीं से मेरे मान सम्मान को ठेस लगा। और कभी भी पार्टी टिकट काटती तो कम से कम मेरे संज्ञान में भी तो लाई, तो उन्होंने नहीं किया। सीधा दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के मुझको बाहर फेंक दिया। तो कांग्रेस अजय निषाद को टिकट दे सकती है, लेकिन उसकी मुश्किल पूर्णिया सीट पर है। गठबंधन में ये सीट आरजेडी को मिली है, लेकिन यहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 4 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे। आरजेडी ने यहाँ से बीमा भारती को टिकट दिया है।
जो जेडीयू छोड़कर आई हैं। हालांकि पप्पू यादव ने एक बार फिर लालू यादव से गुहार लगाई है कि वह पूर्णिया सीट पर अपने फैसले पर फिर से विचार करें। जो निर्णय आदरणीय नेता राहुल जी और प्रियंका जी का होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं आज तक मैंने कहा कि मधेपुरा या सुपौल या जिस भी जिले में इंडिया गठबंधन होंगे, मैं वहां मजबूती के साथ प्रयास करूंगा गठबंधन जीते। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि पूर्णिया को प्रेस्टीज इशू ना बनाइए। जिनको आपने टिकट दी है उन्हें आप मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर कहीं दे सकते हैं। मेरा आग्रह है, उसको आप देख लीजिए। इनके पिताजी 4 बार और 2 बार ये संसद सदस्य रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोषित, पीड़ित और अति पिछड़ों के आवाज उठाने वाले वो रहे हैं। और ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर अति पिछड़ों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं। तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। अब तक बीजेपी के 3 मौजूदा सांसद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पहले हिसार से बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह, फिर चुरू से राहुल कसवा और अब मुजफ्फरपुर के अजय निषाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब यह भी खबर है कि सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान बागी हो गए हैं और जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जब एक एक सीट कांटे का सवाल हो तो कांग्रेस तसल्ली कर सकती है कि उसने भी बीजेपी के किले में कई जगह दरार डाली है, लेकिन टिकट न मिलने पर पार्टी बदलने की रणनीति कितनी कारगर होती है, यह तो देखने वाली बात है। बेशक अजय निषाद की बगावत से बीजेपी की चुनौती कुछ तीखी हुई है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो चुनाव इंडिया का में इतना ही। नमस्कार।